हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं BSc का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके एक टॉपिक है आर्गेल आरेख। ये आपके इस साल के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो अपन इसको समझेंगे आपके 7 नंबर में ये आता है। तो अगर आपके सवाल आता है तो 7 नंबर का आता है ना, तो अच्छे से समझना और सिंपल सा है ये। लेकिन आर्गेल आरेख को समझने से पहले आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, एक पद प्रतीक वाली ट्रम सिंबल वाली और एक होती है आपको CFT वाली। 2 वीडियो ना, एक तो पद प्रतीक वाली पद प्रतीक और दूसरी है CFT वाली। आप ये वीडियो देख लेना पहले, है ना, ये वीडियो देख लेना क्योंकि इनका यूज इसके अंदर होने वाला है। तो पहले ये 2 वीडियो देखना, फिर इसके बाद में ये वीडियो देखना। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं कि आर्गेल आरेख किसे कहते हैं। तो अगर आर्गेल आरेख की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आर्गेल आरेख की परिभाषा है पदों की ऊर्जा तथा क्रिस्टल फील्ड की प्रबलता को चित्रित करने वाले आरेख को आर्गेल आरेख कहते हैं। पदों की ऊर्जा मतलब जो पद अभी अपन बताएंगे पद क्या होते हैं, जैसे D1 D9, जैसे ये यहाँ पर लिख रखा है ना, D1 तथा D9 अवस्था के लिए आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है। मतलब आपके एग्जाम के अंदर इस तरह से सवाल आएगा कि आर्गेल आरेख किसे कहते हैं तथा D1 तथा D9 अवस्था के लिए आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएगा, है ना। तो D1 और D9 क्या होते हैं, यहाँ पर पद होते हैं जिनकी ऊर्जा, इन पदों की ऊर्जा तथा क्रिस्टल फील्ड की प्रबलता CFT के बीच में जो आरेख खींचा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आर्गेल आरेख कहते हैं। तो अगर पहले आर्गेल आरेख की परिभाषा पूछी जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। अब अपन समझते हैं कि होते क्या ये है, आर्गेल आरेख किसे खींचे जाते हैं ना, D1 और D9 के लिए खींचना अपन को, केवल D1 और D9 के लिए। तो देखो ये समझने से पहले वैसे पद प्रतीक और CFT वाली वीडियो देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पर पद प्रतीक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। पद प्रतीक है ना, पद प्रतीक, तो इसका एक सूत्र होता है पद प्रतीक का, वो होता है आपके 2s + 1l। वैसे यहाँ पर J भी लिखा जाता है लेकिन इसके अंदर आपको J नहीं लिखना है। मतलब पद प्रतीक का सूत्र होता है 2s + 1lj, लेकिन इसमें आपको J नहीं लिखना है। इस वाले में D1 और D9 में आपको J नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर S क्या होती है, S आपको पता होती है चक्रण क्वांटम संख्या होती है, और L क्या होती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है। तो देखो जैसे अपन D1 के लिए बात करते हैं, किसके लिए, D1 के लिए बात करते हैं, इसके लिए अपन ये मान निकालना सीखते हैं। तो आपको पता है D के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ये D के 5 कक्षक, ये 0, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2। इस तरह से D के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर भरेंगे। अब अपन बात करते हैं S क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। S चक्रण क्वांटम संख्या होती है। आपको पता है यदि S में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया है, इस तरह से, तो S का मान कितना होता है, +1/2। चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, +1/2 या -1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया है तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, -1/2 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा गया है तो उसके लिए +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज भरा है तो उसके लिए -1/2 यूज करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने कैसे भरा है, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने भरा है क्लॉकवाइज, तो S का मान क्या लिखेंगे अपन, +1/2 लिखेंगे। क्या, +1/2। ये स्मॉल s है, ये कैपिटल S है ना। स्मॉल मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, S का मतलब परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये S का मान उठाकर इसके अंदर रखो, 2s + 1 में रखें तो 2s की जगह 1/2 + 1, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 यानी 2। मतलब इसका मान कितना आया, 2 आया। और इसको एक चीज बोलते हैं चक्रण बहुलता बोलते हैं। अपन ने ये किसके अंदर बात की थी, जेवलॉन्स्की आरेख के अंदर भी अपन ने पढ़ा था 2s + 1 को। इसका मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर जेवलॉन्स्की आरेख याद हो तो उसके अंदर पढ़ा था अपन ने, ये आ गया। अब अपन को मान निकालना है किसका, L का। किसका मान निकालना, L का। तो L के कुछ मान होते हैं, वो होते हैं L = S P D F, इस तरह से। और S कब, 0 1 2 3, इस तरह से। S का इसका जो मान आता है ना, इसका मान, इससे L का मान निकालते हैं। जैसे इसका टोटल मान कितना है, अभी 2 आया, तो 2 के आगे 2 के लिए क्या यूज करेंगे अपन, D यूज करेंगे। 2 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, D यूज करेंगे। मान लो इसका मान कुछ और अलग आता, मान लो 1 आता तो अपन P यूज करते हैं, और इसका मान अगर 3 आता तो अपन F यूज करते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा आपको, पद प्रतीक वाली वीडियो देख लेना, है ना। तो D1 के लिए अपन बात करते हैं तो L क्या है आपके, कैपिटल D आया। तो D1, इस D1 का पद प्रतीक क्या होगा, इसका पद प्रतीक होगा 2s + 1 का मान कितना है, 2, ये 2, और L का मान कितना है, D, तो ये D। तो D1 का मतलब पद प्रतीक होता है
2D। ठीक है, इसके अंदर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो वाली वीडियो देख लेना पद प्रतीक वाली, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। तो D1 का पद प्रतीक आया 2D आया। इसी प्रकार अगर आप D9 का निकालोगे, किसका? D9 का, तो उसका भी 2D आएगा। ये आप निकाल देख लेना। D1 का 2D आया और D9 का भी क्या आएगा? 2D आएगा। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है? पद प्रतीक। क्या निकाला जाता है? पद प्रतीक। अपन ने जो परिभाषा लिखी थी पदों की ऊर्जा, वो इसी की बात कर रहे थे अपन, इस 2D की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो ये तो आगे आ गया पद प्रतीक। अब अपन बात करते हैं किसकी? CFT की। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो उसके अंदर देखो, आपको पता है ये डी कक्षक, डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। अपन ने पढ़ा डी के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। डी के 5 कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा समान होती है, इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। CFT वाली वीडियो देख लेना जिसके अंदर अपन ने बात कर रखी है ना। डी के 5 कक्षक होते हैं, जिनकी ऊर्जा समान होती है, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अष्टफलकीय विपाटन और चतुष्फलकीय विपाटन। जब ये कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। विपाटन होता है तो 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, EG और 2TG कक्षक बनते हैं। तो अपन बात करें अष्टफलकीय के अंदर जब विपाटन होता है तो कौन से कक्षक बनते हैं? पहले अपन बात करें अष्टफलकीय के लिए। अष्टफलकीय के अंदर 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, T2G और EG। देखो ये वाली चीजें अपन ने पहले बात कर रखी CFT के अंदर, इसलिए डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं ना। डी के 5 कक्षक है और इनका विपाटन हुआ तो 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, T2G और ये वाले कक्षक बनते हैं EG। इनको, ये जो 3 कक्षक बनते हैं इनको बोलते हैं T2G, इनको बोलते हैं EG कक्षक। ठीक है, और इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, ये वाला, ये ऊर्जा का अंतराल होता है, इसे अपन बोलते हैं CFSE बोलते हैं, या इसे अपन डिनोट करते हैं डेल O से। किससे? डेल O से। डेल का मतलब ये CFSE और O का मतलब ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय के लिए डेल O। ठीक है, इसकी ऊर्जा का मान होता है -0.4 और इसकी ऊर्जा का मान होता है +0.6, ये होता है। और ये किसके लिए बात हुई? ये वाली बात हुई अष्टफलकीय के लिए। देखो अभी अपन आर्गेल आरेख से कुछ नहीं किया, केवल आर्गेल आरेख की परिभाषा की है। आर्गेल आरेख अब आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लो जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय के लिए। अष्टफलकीय में ऐसा होता है, चतुष्फलकीय में भी कक्षक दो नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। कितने प्रकार के कक्षक बनते हैं? 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। कौन कौन से? उनके अंदर भी EG और 2TG बनते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि T2G कक्षक तो बनते हैं ऊपर और EG कक्षक बनते हैं नीचे। ये किसकी बात करें अपन? चतुष्फलकीय की। ये बात करें अपन चतुष्फलकीय की। देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, CFT वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर पूरा डिटेल में अपन ने बात कर रखी है कि इनमें T2G ऊपर क्यों बनते हैं, EG नीचे क्यों बनते हैं, उनमें ऐसे क्यों होता है, सब बात कर रखी है ना। तो ये कक्षक होते हैं आपके EG और ये कक्षक होते हैं T2G। ये जो ऊर्जा का अंतराल होता है इनमें, ये वाला ऊर्जा का अंतराल होता है, इसे अपन बोलते हैं डेल T। क्या बोलते हैं इसे? डेल T। मतलब इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय की ऊर्जा ना, क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा। और इसका मान होता है आपके -0.6, इसका मान होता है +0.4, ये होता है। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डी के 5 कक्षक होते हैं, ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। अष्टफलकीय विपाटन में इस तरह से होता है, T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर। और यहाँ पर होता है EG कक्षक, चतुष्फलकीय में EG कक्षक नीचे और ये वाले कक्षक T2G ऊपर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखना आप थोड़ा सा, और उपद प्रतीक ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं आर्गेल आरेख की, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब स्टार्ट होगा आपके आर्गेल आरेख। तो देखो आर्गेल आरेख के अंदर क्या होता है, पहले अपन बात करें D1 के लिए। D1 के लिए आर्गेल आरेख। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, थ्योरी में बोल दूंगा वो आप लिख देना। D1 के लिए बात करते हैं ना, तो D1 के लिए जो बात करते हैं और ये करते हैं अपन अष्टफलकीय के लिए, मतलब इसका आगे लिखना D1 से पहले आपको लिखना अष्टफलकीय। आपको ऐसे लिखना अष्टफलकीय D1 के लिए आर्गेल आरेख, अष्टफलकीय D1 के लिए आर्गेल आरेख। आपके ये 2018 का सवाल है 17वां, वो सवाल देख लेना। अष्टफलकीय D1 के लिए आर्गेल आरेख, मतलब अपन को अष्टफलकीय इसके अंदर बताना है, अष्टफलकीय विपाटन बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे। D1 है ना, इधर देखना,
डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक। ठीक है, अष्टफलकीय के अंदर क्या होता है? विपाटन हो जाता है, 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। कौन कौन से? T2G और EG। ये आपके कौन से कक्षक है? T2G। ये आपके कौन से कक्षक है? EG कक्षक है। ठीक है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर भर दिया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले निम्न स्तर में भरा जाता है, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ऊपर जाता है ना, प्रबल लिगेंड हो तो इनका युग्मन हो जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा जाएगा? यहां पर भरा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इस लिगेंड को सॉरी इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, बाहर से ऊर्जा दी जाती है, इस लिगेंड को इस इलेक्ट्रॉन को क्या की जाए? बाहर से ऊर्जा दी जाए, तो ये ऊर्जा ग्रहण करके T2G से किस में चला जाता है? EG में चला जाता है। T2G से किस में चला जाता है? EG में चला जाता है, और EG से वापस से थोड़ी देर में T2G में आ जाता है। इसे DD संक्रमण कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा दी जाए तो ये यहाँ से किस में चला जाएगा? EG में चला जाएगा। अभी इतना सा ध्यान रखना, D1 था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा, ये इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पर भर दिया ना, किसमें? ये इलेक्ट्रॉन किसमें गया? T2G में, और ऊपर वाला EG खाली है। अगर अपन इसको ऊर्जा देंगे तो ये किसमें चला जाएगा? EG में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका बनाते हैं अपन आर्गेल आरेख। ये तो अपन ने D1 के लिए बना दिया, इस तरह से विन्यास होता है। अब इसका आर्गेल आरेख देखो, आर्गेल आरेख कैसे बनेगा? इसका आर्गेल आरेख इस तरह से, थोड़ा सा इधर देखना, जैसे अपन ने वो बनाया था ना, ये इस तरह से अपन ने इलेक्ट्रॉन की इसमें भरा था T2G और ये EG। अब देखो इसी से अपन क्या करते हैं? आर्गेल आरेख खींचेंगे। अब देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इधर आपको लेनी ऊर्जा, क्या लेनी? ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? पदों की ऊर्जा। इधर आपको लेना है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, और इसे दर्शाते हैं DQ से। किससे? DQ से, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता। और इधर ले रही है आपको ऊर्जा लेनी है। अब देखो आरेख कैसे बनाना है। आरेख में सेम अपन को एक ही चीज यहाँ पर बनानी है। जो यहाँ पर क्या लिखा, ये जो चीज है ना, ये चीज, इसको इधर यहाँ पर बना रहा हूं मैं, यहाँ पर ये ऊर्जा है ना, ये वाली, ये जो चीज है ना, इसको इस तरह से भाई, ये वाली जो चीज थी ना, इसको इधर लिख दो आप 2D। क्या लिख दो यहाँ पर? 2D। 2D यानी पद प्रतीक। D1 का पद प्रतीक क्या आया था? अभी अपन ने बात की थी, 2D आया था। ठीक है, यहाँ पर इस वाली चीज की जगह तो आप बना दो 2D। ठीक है, ऊपर कौन सा कक्षक है? EG, नीचे कौन सा कक्षक है? T2G। तो यहाँ पर जो आप EG और T2G लिखोगे, यहाँ पर तो आपने EG और T2G स्मॉल लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखोगे जो कैपिटल लिखोगे, T2G कैपिटल, EG लिखोगे वो भी क्या लिखोगे? कैपिटल लिखोगे। ठीक है, बीच में ये ऊर्जा स्तर बना रखे हैं, ये ऊर्जा स्तर बना दो इस तरह से। ये कौन सा कक्षक है? T2G। ये कौन सा? EG कक्षक है, और इनके बीच में इनका ऊर्जा अंतराल लिख दो। इसका कितना होता है अष्टफलकीय के लिए? -0.4, और यहाँ पर माइनस प्लस मत दर्शाओ ना, और एक प्लस 0.6 इस तरह से। तो D1 के लिए आर्गेल आरेख आए तो आपको इस तरह से बनाना है। आगे समझ में? D1 के लिए अगर आर्गेल आरेख आए तो आपको इस तरह से बनाना है। इतनी देर अपन ने जो बेस की वो इसके लिए की थी, 2D पद प्रतीक कैसा है, तो पहले पद प्रतीक सीखा, फिर अपन ने CFT वाला चीज सीखी, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय वाला ये चीज, और इससे अपन ने ये आर्गेल बनाया है। आगे समझ में? मतलब एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, उसको इसमें भर दिया, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में, ये कई प्रोसेस। अब ये वाला डायग्राम मैंने उठाकर इसमें बना दिया। इसमें क्या किया? इधर एक तरफ ऊर्जा ली, एक तरफ क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता ली। इस वाली चीज की जगह आपको लिखना है 2D। क्या लिखना है? 2D। और बाद में देखो ऊपर EG कक्षक तो EG, नीचे T2G कक्षक तो T2G कक्षक, और इनके बीच में ये ऊर्जा का अंतराल जो है ये कितना है? ये 0.6, और ये कितना है? 0.4 है। बस ये आपके D1 के लिए आर्गेल आरेख हो गया। D1 के लिए क्या हो गया? आर्गेल आरेख हो गया। तो अगर आवे तो इस तरह से आपको बनाना है, सिंपल सा। ये था वो को ये बनाया है। अब इसके अंदर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो इसके अंदर आप लिखना, पहले तो इसका उदाहरण लिख लेना। जैसे D1 वाले एक उदाहरण की बात करते हैं, तो TiH2O6+3, ये अगर इसका आप ना Ti का, टाइटेनियम का विन्यास निकालोगे ना, तो इसका विन्यास आएगा D1। क्या आएगा? D1 आएगा इसका विन्यास। CFT वाली वीडियो के अंदर बता रखा है कैसा आएगा विन्यास, D1 है ना, तो इसका विन्यास क्या आएगा? D1 आएगा। तो इसके अंदर आप लिखना कि D1 अष्टफलकीय D1 का एग्जाम्पल
उदाहरण TiH2O6+3 है। इसका अंदर इसका विन्यास Ti का विन्यास D1 होता है और D1 का पद प्रतीक 2D होता है। थ्योरी बोल रहा हूं ना मैं, इसका पद प्रतीक 2D होता है, इसका पद प्रतीक 2D होता है। जब ये 2D जब ये 2D मतलब सॉरी जब ये 2D मत लिखना, फिर लिखना यहाँ पे कि जब डी कक्षक है, जब डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में नहीं आते हैं, जब डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में नहीं आते हैं तो इनकी ऊर्जा 2D होती है। कितनी होती है? ये 2D होती है, इनकी ऊर्जा 2D होती है। लेकिन जब ये कक्षक है लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनका विपाटन हो जाता है, और दो नए ऊर्जा स्तर बनते हैं जिन्हें T2G और Eg कहते हैं। और जब इनमें T2G को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में चला जाता है। मतलब D1 के अंदर, किसके अंदर सुनना, D1 के अंदर इलेक्ट्रॉन संक्रमण किसके बीच में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन संक्रमण किसमें होता है? D1 के अंदर T2G से इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है? Eg में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन वो किससे जाता है? T2G से Eg में चला जाता है। जब आप इसमें ऊर्जा देते हो इसको तो इलेक्ट्रॉन T2G से किसमें चला जाएगा? Eg में चला जाएगा। ये इसके अंदर आपको लिखना है। एक बार वापस बोल देते हैं कि अष्टफलकीय D1 विन्यास के लिए उदाहरण TiH2O6+3 है। इसमें Ti का विन्यास D1 होता है, D1 का पद प्रतीक 2D होता है। जब डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में नहीं आते तो इनकी ऊर्जा 2D होती है। लेकिन जब ये डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो 2D का विपाटन हो जाता है और दो नए ऊर्जा स्तर T2G और Eg बनते हैं। जब इनको ऊर्जा दी जाती है तो T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में चले जाते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G से Eg में होता है। D1 में T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। ये थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम बनाना, ये आरेख बनाना है और फिर थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया D1 के लिए। अब अपन बात करेंगे D9 के लिए। तो ये आप बना लो फटाफट, पहला आप वो बनाना, उससे आपको ये जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं D9 के लिए। D1 के लिए आगे आरेख हो गया, अब D9 के लिए बात करेंगे। अष्टफलकीय विन्यास D9 के लिए आर्गेल आरेख। ठीक है, अब D9 के लिए बात करते हैं। तो देखो, अष्टफलकीय विन्यास D9 के लिए आर्गेल आरेख की बात करें तो है ना, यहाँ पर कुछ अपवाद होता है, मैं अभी बता दूंगा कि अपवाद होता है। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, ये डी के 5 कक्षक होते हैं। अब यहाँ पर जो विपाटन होगा ना, पहले वाले में विपाटन कौन सा हुआ था? अष्टफलकीय विपाटन हुआ था। अब यहाँ पर चतुष्फलकीय विपाटन ध्यान रखना आपको। कौन सा? चतुष्फलकीय विपाटन। मतलब यहाँ पर जो कक्षक टूटेंगे वो किसके अनुसार टूटेंगे? चतुष्फलकीय में आपको पता है Eg तो किधर बनता है? नीचे बनता है, और T2G ऊपर बनते हैं। भाई जब चतुष्फलकीय की अपन बात करें, चतुष्फलकीय के अंदर डी कक्षकों का विपाटन होता है, Eg तो नीचे बनता है और T2G ऊपर बनता है, और इनकी जो ऊर्जा का अंतर होता है वो क्या होता है? ये तो होता है आपके प्लस 0.4 और ये होता है 0.4, 0.6 और 0.4, ये इनकी ऊर्जा होती है। माइनस प्लस ये -0.4, ये प्लस 0.4 होती है इनकी ऊर्जा। और इनको क्या बोलते हैं अपन? डेल टी बोलते हैं, है ना, डेल टी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो अपन किस विन्यास के लिए बात कर रहे हैं? D9 के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? D9 के लिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी वो इलेक्ट्रॉन भी युग्मित हो जाता है। अब एक बात देखना इसको बढ़ने से पहले कि अपन यहाँ पर तो लिख रहे हैं अष्टफलकीय विन्यास के लिए, अष्टफलकीय विन्यास D9 के लिए आर्गेल आरेख। कौन सा? अष्टफलकीय विन्यास के लिए अपन बात करें आर्गेल आरेख। जबकि मैं यहाँ पर जो ये विपाटन बता रहा हूँ वो चतुष्फलकीय का बता रहा हूँ। अपन बात अष्टफलकीय के लिए करें, आपके एग्जाम के अंदर भी अष्टफलकीय के लिए आएगा, अष्टफलकीय के लिए समझो, लेकिन मैं यहाँ पर चतुष्फलकीय का बना रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, ये एक अपवाद होता है। मुझे करना क्या चाहिए था इसके अंदर? मुझे यहाँ पर होना ये चाहिए था कि इधर भी 3 कक्षक बनने चाहिए थे, क्योंकि अष्टफलकीय के अंदर क्या होते हैं? 3 कक्षक नीचे बनते हैं और 2 कक्षक ऊपर बनते हैं।
इस तरह से होता है। अष्टफलकीय में क्या होगा, 3 कक्षक नीचे 2 कक्षक ऊपर बनते हैं। लेकिन यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 3 कक्षक ऊपर और 2 कक्षक नीचे बना रहे हैं, तो ये अपवाद है। D9 के लिए क्या ये अपवाद है। केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद होते हैं, जिसमें ये भी एक क्या है, अपवाद है ना। तो बात अष्टफलकीय के लिए कर रहे हैं, लेकिन लिख अपन किस कर रहे हैं, चतुष्फलकीय के लिए लिख रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर चतुष्फलकीय लिखा और बोला था कि इसके अंदर अपवाद है। तो अब देखो, आपको पता है D9 ये इलेक्ट्रॉन भर दिया, और जब D9 आ जाता है और अष्टफलकीय के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भरे जाते हैं, T2G में इलेक्ट्रॉन, है ना, अष्टफलकीय के लिए। तो अपन पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर भरेंगे 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भरेंगे। थोड़ा सा अपवाद है, अगर याद हो तो ध्यान रख लेना, और नहीं हो तो फिर इनको थोड़ा सा याद रख लेना कि D9 के लिए अपन को चतुष्फलकीय वाला करना है। D9 के लिए अपन को क्या करना है, चतुष्फलकीय वाला बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है ना, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके स्थान पर क्या होगा, जो उस इलेक्ट्रॉन की जगह वो क्या होगी, खाली होगी। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगी, खाली होगी। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। जो जगह खाली है उसे बोला, यहाँ पर इसको बोला जाता है छिद्र। क्या बोला जाता है, छिद्र, होल। जो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है उसे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर छिद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छिद्र, होल। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसको ऊर्जा दी जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यहाँ से जो छिद्र होता है ना वो ऊपर जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, इसके अंदर जाता है छिद्र। जो छोल होता है ना वो ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें संक्रमण किसका हुआ, तो संक्रमण ध्यान रखना, सबसे पहले तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है पहले, D1 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, लेकिन इसके अंदर किसका संक्रमण होगा, छिद्र का संक्रमण होगा, छिद्र संक्रमण होगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी ध्यान रखनी है, किससे किस में होता है, Eg से T2G में होता है, Eg से T2G में होता है, Eg से T2G में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन बात अष्टफलकीय के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता ही अपन यहाँ पर चतुष्फलकीय के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय में 2 कक्षक नीचे 3 कक्षक ऊपर बनते हैं, तो अपन चतुष्फलकीय का लिख रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि बात अष्टफलकीय के लिए करें, लेकिन चतुष्फलकीय का बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि क्योंकि बात तो अपन अष्टफलकीय के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपवाद के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो अष्टफलकीय में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, इसके अंदर T2G में। तो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है उसे छिद्र कहते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होता, मतलब आप इसको ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से क्या जाएंगे, छिद्र ऊपर जाएंगे। मतलब यहाँ पर छिद्र का संक्रमण होता है, और किससे किससे होता है, Eg से T2G में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या बनाएंगे अपन, आर्गेल आरेख बनाएंगे। इसको आप बना लेना है ना। अब इसका आर्गेल आरेख बनेगा, जो देखो इधर ये क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता dq। ठीक है, इधर बात करते हैं, इधर ऊर्जा। ठीक है, और D9 के लिए पद प्रतीक क्या होगा, D9 के लिए पद प्रतीक आप निकाल लेना, 2D होगा। क्या होगा, 2D होगा। तो यहां पर मैं बना रहा हूं 2D, इस जगह पर मैं बना रहा हूं 2D। ठीक है, इसमें भी 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, इस तरह से 2 नए प्रकार के। ऊपर कौन से कक्षक बनते हैं, ऊपर बनते हैं, ध्यान रखना, T2G और नीचे बनते हैं Eg। बात समझ में आ गई, ऊपर कौन से बनते हैं, T2G और नीचे बनते हैं Eg, है ना। और ये अंतर होता है आपके, ये ऊर्जा का अंतर होता है 0.6, ये होता है 0.4, ये अंतर होता है। ठीक है, ऊर्जा का अंतर। इस तरह से। और एक और बात जो मैंने उस वाले D1 वाले डायग्राम में नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 लिखा हुआ है, आपको भी यहाँ पर आगे 2 लिखना है। आगे क्या लिखना है, ऐसे 2 लिखना है। यहाँ पर आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए इधर भी 2 इधर भी 2 लिखना। पिछले वाले डायग्राम के अंदर मैंने नहीं लिखा शायद, तो आप उसके अंदर आगे यहाँ पर 2 लिखना। क्या लिखना, 2 पद प्रतीक के कारण आया ये 2 है ना। तो इसके अंदर D9 के अंदर इसका आगे ला रहे क्या बना, इस तरह से बना। पहले आपको वो वाली बनानी है, मतलब कक्षक बनाकर बनाना, और फिर ये बनाना, तो आपको जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, D9 के लिए हो गया।
इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है D1 और D9 के लिए आर्गेल आरेख बनाओ तो ये बनाना है। अच्छा, इसका उदाहरण की बात करते हैं D9 के उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है आपके CuH2O6+2, CuH2O6+2। ठीक है, अगर इसके अंदर आप इसका विन्यास निकालोगे ना तो इसका विन्यास आएगा D9। क्या आएगा इसका विन्यास? ये विन्यास किसका आ रहा है? कॉपर का आ रहा है, ध्यान रखना। कॉपर का विन्यास कितना आएगा? D9 आएगा, है ना। D9 का मतलब समझ रहे हो ना, इसका ऑक्सीकरण अंक इसको x मानेंगे, इसका ऑक्सीकरण 0 होगा, ये बराबर 2 का हो जाएगा, तो कॉपर प्लस 2 आएगा। क्या आता है? कॉपर प्लस 2, और कॉपर प्लस 2 का विन्यास क्या होता है? D9 होता है। ठीक है, CFT वाली वीडियो पहले देखना इसलिए। तो इसका D9 का एग्जाम्पल क्या है? CuH2O6 है। अब इसके अंदर आपको थ्योरी क्या लिखनी है, तो इसके अंदर थ्योरी लिखना है कि अष्टफल के विन्यास D9 के लिए, D9 का उदाहरण CuH2O6+2 होता है, जिसमें कॉपर का विन्यास D9 होता है, और D9 का पद प्रतीक है। पद प्रतीक क्या होता है? 2D होता है, इसका पद प्रतीक 2D होता है। तो लिखना है कि जब ये कक्षक लिगेंडो के संपर्क में आते हैं तो इनका विपाटन हो जाता है, दो नए ऊर्जा स्तर बनते हैं, T2G, 2TTG और 2EG कक्षक बनते हैं, ये ऊर्जा स्तर बनते हैं, सॉरी, ठीक है, ऊर्जा स्तर बनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? EG कक्षक में अपन ने बात की थी, EG कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान पाया जाता है। EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं, ये छिद्र और इस छिद्र का संक्रमण EG से T2G में होता है। इस छिद्र का संक्रमण EG से T2G में होता है, मतलब जो छिद्र संक्रमण होगा वो किसमें होगा? छिद्र संक्रमण होगा EG से T2G में, EG से T2G में होगा, है ना, इस तरह से। और D1 के अंदर उल्टा हुआ था, ये तो किसके लिए? D9 के अंदर, और D1 के अंदर अगर अपन बात करें इसके अंदर D1 के अंदर, तो D1 के अंदर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। किसका संक्रमण होता है? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। और वो किससे किसमें होता है? वो होता है T2G से EG में हुआ था, ये ध्यान रखना आप, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रख लेना। तो इस तरह से आप D1 और D9 के लिए क्या कर सकते हो? आर्गेल आरेख बना सकते हो। अब फिर आपकी क्या बुक में इनको साथ में बना रखा है, D1 और D9 को साथ में बना रखा है, तो वो भी साथ में बना लेते, फिर ये आपके खत्म हो जाएगा, इसको बना लेना, ठीक है। तो देखो अब अपन बना रहे हैं इन दोनों को साथ में, D1 और D9 को साथ में बना रहे हैं ना। ये ध्यान रखना, ये ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा, ठीक है। इधर मैं बना रहा हूं D1 के लिए, किसके लिए? D1 के लिए। तो ये देखो D1 के लिए इस तरह से, D1 के लिए आपको पता है D1 के लिए क्या होता? T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर थे, T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर थे, यही थे, ठीक है। ये किसके लिए बना? D1 के लिए। इधर मैं बना रहा हूं D9 के लिए, किसके लिए? D9 के लिए। तो D9 के लिए आपको पता है क्या हुआ था? T2G कक्षक किधर थे? ऊपर थे, और EG कक्षक किधर थे? नीचे थे, EG कक्षक किधर थे? नीचे थे। और ये किसके लिए? D9 के लिए। ये D1 के लिए, ये D9 के लिए, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, या ध्यान रख लेना। और इधर नीचे ये क्या है? इस तरफ EG, और इस तरफ इधर आपके क्या है? क्रिस्टल फील्ड, दोनों तरफ है ना, ध्यान रखना, क्रिस्टल क्षेत्र प्रबलता DQ, ऊपर ऊर्जा, इधर दोनों तरफ क्रिस्टल क्षेत्र प्रबलता है। ये D1 के लिए, ये किसके लिए? D1 के लिए, और ये D9 के लिए, ठीक है, D1 और D9 के लिए। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर थोड़ा सा और चेंज है, वैसे तो ये हो गया आपके D1 D9 के लिए। तो इस तरह का आपको आर्गेल बनाना, और आपके नंबर आ जाएंगे 7 नंबर। और जो मैं थ्योरी बोली वो लिख देना, पहले परिभाषा लिखना, फिर आप डायरेक्ट D1 के लिए आर्गेल आरेख बनाना, पहले D कक्षक बना देना, फिर उसके लिए बाद में आर्गेल आरेख बनाना, फिर थ्योरी लिख देना, सेम D9 के लिए करना। अब आपके बुक के अंदर क्या कर रखा है? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कर रखा है। देखो ये किसके लिए बना? ये जो बना, ये वाला D1 के लिए बना। ये किसके लिए बना? D1 के लिए। D1 के लिए क्यों बना? क्योंकि D1 के लिए अपन ने बात की थी
वापस बोल, ये किसके लिए बना, D1 के लिए बना। D1 के लिए क्यों बना, क्योंकि D1 में EG कक्षक ऊपर आ रहे थे, T2G कक्षक नीचे आ रहे थे, T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर। तो ये जो बना ये D1 के लिए बना, किसके लिए बना, D1 के लिए बना। और जब आप D1 के लिए बनाते हो ना तो ये कहीं बनता, ये कहीं आर्के लार्डिंग बनेगा D6 के लिए। मतलब जब D1 के लिए आप बनाते हो सेम का सेम आर्क बनता है D6 के लिए। तो आप इधर लिखो D6, क्या लिखोगे D6। और क्योंकि अपन D1 किसके लिए बना था, अष्टफलकीय के लिए बना था, तो इधर लिखना अष्टफलकीय, क्या लिखना, अष्टफलकीय। ठीक है, ये समझ में आ गया D1 D6। क्योंकि ये आरेख किसके लिए बना था, D1 के लिए बना था। जो आरेख D1 के लिए बनता है सेम का सेम D6 के लिए बनता है, D6। और ये क्योंकि अष्टफलकीय है, इधर अष्टफलकीय, ये देखो अष्टफलकीय में T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर, तो ये अष्टफलकीय लिखा। इधर ये वाला जो वक्र बना ये किसके लिए बना, ये वाला जो वक्र बना ये बना आपके D4, पहले D9 के लिए बना, सॉरी किसके लिए बना, D9 के लिए बना। D9 के लिए क्यों बना, क्योंकि D9 में अपन ने देखा था कि जो T2G कक्षक वो ऊपर होते हैं, EG कक्षक नीचे होते थे। डायग्राम के अंदर देखा था T2G कक्षक ऊपर, D9 और EG कक्षक नीचे है। तो ध्यान रखना जो D9 के लिए बनता है ना वो कभी बनता है D4 के लिए, वो कोई किसके लिए बनता है, D4 के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, D4 के लिए। और ये भी क्या आपके अष्टफलकीय, क्या अष्टफलकीय के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये चीजें समझ में आ गई। इधर D4 D9 लिखा, इधर भी आप लिखना D4 D9, क्या लिखना, D4 D9 और लिखना चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ठीक है, D4 D9 और इधर क्या लिखोगे, चतुष्फलकीय लिखोगे। इधर सेम लिख देना D4 D9 और इधर भी आप क्या लिख दोगे, चतुष्फलकीय। सॉरी इधर 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 ये लिखना D1 D6 D1 D6 D1 D6 D4 D9 D4 D9 और ये चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। ये वाले तो आप ऐसे ध्यान रख लो। अभी मेन तो आपको D1 D9 का ध्यान रखना था, लेकिन ये आपके बुक के अंदर ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो आप ये बना लेना, है ना। तो मेन तो ये दो समझ गए आप, ये दो समझे तो फिर इधर D4 D9 लिखा तो इधर D4 D9, इधर D1 D6 लिखा इधर D1 D6 लिखना। और क्योंकि ये अष्टफलकीय था तो ये चतुष्फलकीय हो जाएंगे। तो ये आपके आगे आरेख इस तरह से बनता है ना। तो अगर आपके आगे आरेख आ जाए D1 और D9 के लिए तो इस तरह से आपको करना है। पहले आगे आरेख की परिभाषा लिखना है, फिर आपको D1 के लिए लिखना है। D1 के अंदर आपको क्या लिखना है, पहले बड़ी थ्योरी लिख देना, आप पहले थ्योरी लिख देना, उसके बाद में पहले D कक्षक बनाना और फिर आगे आरेख बनाना, फिर D9 के लिए बनाना और थ्योरी लिखना, आगे आरेख बनाना और फिर इन दोनों का साथ में इस तरह से बना देना। अगर आपको ये याद रह जाए ये वाला D1 D6 तो अच्छी बात, नहीं है तो बता देना ये D1 के लिए, ये D9 के लिए, D1 के लिए D9 के लिए। लेकिन बुक के अंदर ऐसा बना हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना जो D1 का बनता है वो D6 का बनता है अष्टफलकीय में। ठीक है, ये अष्टफलकीय में इधर अपन बात करें ये भी अष्टफलकीय के लिए है, क्योंकि अष्टफलकीय में EG कक्षक वो अपवाद वाला, EG कक्षक नीचे T2G ऊपर था और ये दो बन गए। तो सेम ये D4 D9 इधर लिखना और चतुष्फलकीय लिखना, इधर D1 D6 इधर D1 D6 और चतुष्फलकीय लिखना। तो ये आपके हो गया आर्के आरेख। ठीक है।